जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉकडाउन में आपने क्या किया तो आपका उत्तर होगा कि हम घरों में ही बंद रहे। पर जब हम घरों में ही रहे तो हमने शायद कहीं ना कहीं हमारे जो शौक़ हैं उनको पूरा किया। और मुझे एक मेरी बहुत ही प्रिय पुस्तक मिली, वो थी भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रचित। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो मैं भारतीय संस्कृति और साथ ही साथ भारत की प्राचीन सभ्यता को जान पाई। और आज मैं इसी कड़ी से आपको भी जोड़ना चाहती हूँ। बच्चों, कहानियाँ जो सदियों पहले घटी घटनाओं को शब्दों में जिंदा रखती हैं, कहानियाँ जो हमें बीते कल से आज की तरफ लाती हैं और हमें आज से जोड़ती हैं। पर जहाँ कहानियाँ शब्दों में बयां ना हो पाए, वहाँ पर हमें इनके जो उत्तर हैं वो हमें संरचनाओं में या प्राचीन सभ्यता की तिजोरी में मिलते हैं। ऐसे ही जब हम इतिहास को जानना चाहते हैं तो सबसे पहला हमारा कदम लाइब्रेरी में रखी किताबों पर जाता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किताबें भी मौन हो जाती हैं। तो यहाँ हम इतिहास को जानने के लिए उन चीज़ों को देखते हैं जो हमें पुरातन काल की खुदाई से मिले हैं। ये अवशेष हमें बताते हैं कि पहले समय क्या रहा था, किस प्रकार से लोग जीवन जीते थे, किस प्रकार की घटनाएं घटी थी। तो बच्चों, आज हम समय को उल्टा घुमाते हैं, समय की घड़ी के सुइयों को वापस लेके जाते हैं और मेरे साथ यानी लता गोस्वामी के साथ आप एक कल्पना रूपी गाड़ी में हो जाए सवार और हम अपना एक सफ़र तय करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता से शुरू होकर भारत के संविधान के निर्माण पर जाकर ख़त्म हो। बच्चों, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब प्रांत में जो आज के पाकिस्तान में है, जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहाँ के इंजीनियर्स को कुछ ईंटें मिली। ये ईंटें थी तो वर्तमान समय जैसी, इनका रूप रंग आकार था तो हमारी आज की ईंटों जैसा, लेकिन यह आज की तुलना में थोड़ी मजबूत थी। और इन ईंटों को लोग अपने घरों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। ये ईंटें जब प्राप्त हुई तब लोगों ने इन्हें आम ईंटों की तरह समझा और अपने घरों के निर्माण में इसका प्रयोग करने लगे। लेकिन बाद में पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने इसे बताया कि यह एक बहुत ही पुरातन स्थल हड़प्पापुरा स्थल के नाम से जाना गया, या यह हड़प्पापुरा स्थल की ईंटें थी और यह एक बड़े पैमाने पर बड़े स्थल के रूप में व्याप्त था, जिसे बाद में हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। लोगों ने इन स्थलों को खंडहरों की तरह माना और उन्होंने इसे खंडहर समझकर ही अनदेखा कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि यह भारत उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहर था। और जब इन सभ्यताओं को खोजा गया तो देखा गया कि भारत उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही सबसे प्राचीन शहरों में 2 शहरों को खोजा गया, जिसमें एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो शहर के नाम से था। यह सबसे प्राचीन सभ्यताओं की तरफ इशारा करते हैं और लगभग 5000 वर्ष पूर्व भी आज की सभ्यता की तरह ही एक पुरा सभ्यता यानी प्राचीन सभ्यता आकार ले चुकी थी, इससे हमें अवगत कराते हैं। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही यह जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ संरचनाओं का निर्माण हुआ था और साथ ही साथ में यहाँ पर हमें खुदाई से कौन सी चीज़ें मिली जो हमें इस हड़प्पा सभ्यता से और जोड़ेगी या हमें इससे और ज़्यादा अवगत कराएगी। मोहनजोदड़ो शहर में हड्डियों के कुछ अवशेष भी पाए गए और ये अवशेष जिस अवस्था में मिले हैं उनके आधार पर भी हम इतिहास से और अच्छी तरह से परिचित हो पाए हैं। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है
और इसके सिंधु घाटी सभ्यता होने के पीछे कारण यह है कि यह स्थान सिंध नदी के आसपास देखा गया या सिंध नदी के आसपास के स्थलों में ये चीज़ व्यापक रूप से देखी गई। तो सिंध नदी के किनारे क्योंकि ये नगर पनपे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और जब हम इस सभ्यता की बात करते हैं तब हम ये देखते हैं कि एक ही प्रकार के जीवन निर्वाह तथा संस्कृति समान रूप से कई स्थलों पर देखी गई और इसी को हड़प्पा के अलग अलग नगरों के रूप में पहचानते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो मोहनजोदड़ो एक विशिष्ट नगर, साथ ही साथ में अगर हम देखें तो हड़प्पा, और अगर हम भारत में आए तो राखीगढ़ी के साथ में कालीबंगन और गुजरात में धोलावीरा तथा लोथल, ये एक ऐसे स्थल मिले हैं जो हमें 5000 वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता के इन नगरों के बारे में बताते हैं जहाँ पर लोगों की संस्कृति समान रही थी। तो जो आप यहाँ पर पॉइंट से देख रहे हैं ये वे स्थल हैं जो खुदाई से, जहाँ पर हमने खुदाई की और हमें इन कुछ अवशेष जो हमें मिले उनसे हमें ये ज्ञात हुआ कि ये कुछ ऐसे स्थान थे जो एक ही समयकालीन परिस्थितियों की तरफ इशारा करते हैं या समकालीन स्थल हैं जो समान संस्कृति को दर्शाते हैं। वहीं जब हम एक दूसरे मानचित्र में इसे देखते हैं तो ये जो हमें काले डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये हड़प्पा संस्कृति की छोटी छोटी बस्तियों को दर्शा रहे हैं। और हम देखेंगे कि वहीं सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बस्तियां जो हैं वो इसी संस्कृति के तहत पनपी थीं। और यहाँ पर अगर हम जाएं तो राजस्थान और गुजरात के समक्ष भी ऐसे कई सारे स्थल हमें दिखाई देते हैं जो हमें इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व यहाँ कहाँ अरब सागर से लेकर या हम अगर अफ्रीका तक जाएं तो भारतीय जो पूरा एशियन महाद्वीप है इस महाद्वीप में इस प्रकार की सभ्यता आकार ले चुकी थी। एक प्रश्न यहाँ पर और भी हम कह सकते हैं कि इस संस्कृति को हमने हड़प्पा सभ्यता का नाम ही क्यों दिया। तो वैसे हड़प्पा कोई प्राचीन शब्द या प्राचीन नाम नहीं है। वास्तव में जिन स्थल को हमने सर्वप्रथम खोजा उस स्थल के नाम के आधार पर ही हमने इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना। और जब हम इस सभ्यता के विषय में बात करते हैं तो इस सभ्यता से या इस स्थानों से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों के अवशेष या बहुत सारी ऐसी वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं यह बताती हैं कि इस सभ्यता से हम परिचित कैसे हो सकते हैं। तो आइए अब हम एक एक वस्तु को लेंगे, देखेंगे और जानेंगे कि वह हमें इतिहास में उस समय से किस प्रकार जोड़ती हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ तो हमें हड़प्पा पुरातन जो स्थल है वहाँ से कुछ मोहरें प्राप्त होती हैं और ये मोहर जो है वो तांबे की बनी हुई है। साथ ही साथ में एक मोहर जो है वो सेलाखेड़ी पत्थर से बनी हुई है। सेलाखेड़ी एक ऐसा नरम पत्थर है जिसको आकार देकर वहाँ पर मोहर के रूप में उसे बनाया जा सकता था। जब हम इस मोहर पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस मोहर पर कुछ विशिष्ट जीवों की आकृति बनी हुई है और इन्होंने इन मोहरों पर पशुओं तथा कुछ लिपि को अंकित किया है या कुछ लिपियों को दर्शाया है। ये मोहरें जिस पर हम जीव जंतुओं के चित्रों को देखते हैं वो ये बताते हैं कि शायद इस समय लोग कहीं ना कहीं पशुओं का पालन करते रहे होंगे। इसी स्थल से जब हमें एक और मोहर मिलती है तो उस मोहर में एक आकृति जो आप यहाँ देख रहे हैं इस प्रकार की आकृति मिलती है जो एक आराधना के मुद्रा में बैठे हुए शिव को इंगित करती हैं। तो यहाँ यह बताते हैं कि शायद उस समय के लोग धर्म से भी जुड़े हुए होंगे। वहीं अगर हम आगे यह देखें कि यहाँ की सभ्यता के लोग अपना जीवन यापन किस प्रकार कर रहे होंगे तो अगर मैं देखूं तो हमें कुछ इसमें विशिष्ट चीज़ें जो प्राप्त हुई हैं उनमें एक मिट्टी का बना हुआ वृषभ यह हमें प्राप्त होता है। और जब हम
इस वृषभ के बारे में चर्चा करते हैं तो वो हमें इस बात के बारे में बताते हैं कि इस समय कृषि कार्य शायद बैलों के द्वारा संपन्न किया जाता रहा होगा। वहीं हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए बैलों के साथ एक बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई है और साथ ही साथ में जुते हुए बैलों के साथ कृषि करती हुई कुछ चीज़ों को इंगित करके भी दर्शाया गया है। बच्चों, यहाँ पर एक चित्र और आप देख रहे होंगे। यह हड़प्पा सभ्यता के जलाशय का चित्र है जो वहीं खुदाई से प्राप्त हुआ है। और क्योंकि हड़प्पा सभ्यता शुष्क क्षेत्रों में थी तो यहाँ पर सिंचाई के लिए इस प्रकार के कई जलाशय प्राप्त होते हैं और यह हमें बताते हैं कि शायद उस समय भी लोग जल को स्टोर करके, पानी को स्टोर करके सिंचाई के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो यह हमें इनकी कृषि कला और साथ ही साथ में कृषि के संबंध में जो सिंचाई व्यवस्था है उसको भी दर्शाता है। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के साथ ही साथ हड़प्पा शहर के साथ ही साथ एक और नगर हमें जो प्राप्त हुआ वो था मोहनजोदड़ो। और ये नगर इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था जो हमें शायद आज की संरचनाओं में भी देखने को न मिले। इस नगर के निर्माण पर अगर हम जाएं तो मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर के केंद्र के रूप में हमारे सामने आता है। इस चित्र में अगर हम देखें तो हम यह पाएंगे कि एक स्थल है जो दुर्ग की तरफ इशारा कर रहा है, यानी छोटा हमारे पास जो एक स्थल है वो एक दुर्ग को दर्शा रहा है। वहीं दूसरा जो क्षेत्र है वो निचली बस्ती को दर्शा रहा है जिसे हमने लोअर सिटी के नाम से जाना है और यह एक अपर सिटी को बता रहा है। इसका मतलब अपर सिटी कहीं ना कहीं लोअर सिटी से थोड़ी अलग हो जाती है। वहीं मैं एक चीज़ और नोटिस कर रही हूँ कि यहाँ दुर्ग को एक दीवार से कवर किया गया है जो कहीं ना कहीं इस शहर से इसे पृथक करता है, अलग करता है। और शहर की जो बस्ती है उसको भी एक सेपरेट वॉल यानी एक दीवार से कवर्ड किया गया है जो एक बहुत ही सही आर्किटेक्चर, एक बहुत अच्छी संरचना की तरफ हमें ले जाता है। इस सभ्यता में अगर जीवन यापन की बात करें तो क्या यहाँ पर भी विलासिता, सामान्य जीवन ऐसा कुछ रहा होगा? तो हमें जब इनके खुदाई से कुछ बर्तन प्राप्त होते हैं इससे शायद हम इस सभ्यता में इस अंतर को देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बर्तन ऐसे हैं जो तांबे और मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं और पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि जो सामान्य जीवन यापन करने वाले लोग हैं और जो सामान्य बस्तियां हैं वो इन वस्तुओं का प्रयोग कर रहे होंगे। वहीं अगर हम देखें तो इस प्रकार की वस्तुएं जो छोटी छोटी बस्तियां हैं वहाँ पर खुदाई में ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ ये एक जो आप मर्तबान देख रहे हैं ये फ्योंस से बना हुआ एक मर्तबान जो है वो खुदाई से प्राप्त हुआ। यह वह मर्तबान है जो विशिष्ट फ्योंस मिट्टी से बना हुआ है और यह वह तत्व है जो भुरभुरी बालू, रेत और साथ ही साथ में कुछ चिपचिपे पदार्थ से मिलाकर के तैयार किया गया है। तो जब इसको तैयार करने के लिए हम इस प्रकार के विशिष्ट वस्तुओं का अगर प्रयोग उस समय कर रहे होते हैं तो शायद ये वो वस्तुएं हैं जिसे आम लोग इस्तेमाल न कर पाए। बस यह ज्ञात कर पाना मुश्किल था कि इस प्रकार के मर्तबान में उस समय के लोग क्या स्टोर करते होंगे या क्या रखते होंगे। बस हमें यह बताते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिसे आम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे जबकि कुछ बर्तन ऐसे थे जिसे सामान्य लोग भी इस्तेमाल कर पा रहे थे। वहीं हमें कुछ वस्तुएं और प्राप्त होती हैं जो हमें उस समय के लोगों की संचय प्रवृत्ति से जोड़ती हैं। उस समय अगर हम मूल्यवान धातु की बात करें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दो बस्तियां ही ऐसी थीं जहां से स्वर्ण और कई मूल्यवान धातुओं के संचय के रूप में रखने के प्रमाण मिलते हैं। और अगर हम संचय की बात करें तो संचय वहाँ के लोगों की एक ऐसी प्रवृत्ति थी जिसके तहत यह कुछ मूल्यवान धातुओं को, उनके टुकड़ों को घड़ों में संजो कर रखते थे और साथ ही साथ में अगर ये उसे वहाँ रख कर भूल गए हैं, पुनः इन्होंने इसको इस्तेमाल नहीं किया है तो यह
तब हमें प्राप्त हुए जब इन स्थलों की खोज की गई। तो प्रमाण इस बात के मिलते हैं कि उस समय भी धातुओं के छोटे छोटे मनके या जो छोटे छोटे पत्थर हैं उनको मनकों के रूप में तैयार किया जाता था। वहीं यहाँ पर कुछ औजार भी मिले हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि इस प्रकार कारीगरी करने के लिए भी उस समय औजारों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। इस काल में सत्ता का केंद्र और सत्ताधारी क्या रहे होंगे, इस बारे में कोई त्वरित उत्तर नहीं है और इतिहासकार इस बारे में मौन है। लेकिन मोहनजोदड़ो में एक विशाल सभागार मिलता है जो इस बात का प्रमाण देता है कि शायद वहाँ किसी एक सत्ता केंद्रीकरण के द्वारा कहीं ना कहीं राजकार्य भी चलाए जाते रहे होंगे। एक और पत्थर की प्रतिमा मिलती है और यह प्रतिमा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पुरोहित और राजा की वेशभूषा के समान दिखाई देती है और इसीलिए इस पत्थर की प्रतिमा को पुरोहित राजा का नाम दिया गया। और मेसोपोटामिया में भी इस तरह के पुरोहित राजा से इसको रिलेट करके देखा गया और ऐसा माना जा सकता है कि शायद उस सभ्यता के समय का ऐसा ही कोई व्यक्ति या ऐसी ही कोई सत्ता जो है वो शायद लोगों में न्याय व्यवस्था को चलायमान रखने के लिए व्याप्त रही होगी। वहीं अगर हम पुरोहित राजा को धर्म से भी अगर जोड़ते हैं तो क्या उस समय कुछ धार्मिक अनुष्ठान हो रहे होंगे या कहीं ना कहीं कुछ धार्मिक गतिविधियां होती होंगी। अगर इसके प्रमाणों पर हम जाएं तो हमें एक प्रतिमा मिलती है जिसे हम मात्र प्रतिमा के रूप में देखते हैं। और अगर हम इतिहास में कुछ और चीज़ों पर जाएं तो इस बात के भी साक्ष्य मिलते हैं कि उस समय शायद जीवित कन्या, जीवित महिला को देवी की तरह माना जाता रहा होगा और उन्हें इस प्रकार पूजा जाता रहा होगा। अगर मैं वर्तमान परिवेश से इसको जोड़ूं तो नेपाल में आज भी देवी कन्या का पूजन होता है और कन्या को वहाँ पर देवी की उपाधि दी जाती है और यहाँ पर इस प्रकार इनकी पूजा को संपन्न किया जाता है। तो शायद उस समय भी इस प्रकार की जो पूजा है या धार्मिक अनुष्ठान है होते रहे होंगे। इसके प्रमाण हमें इस प्रकार की एक मात्र प्रतिमा से मिलते हैं। साथ ही साथ में कुछ मिट्टी की बनी हुई खिलौना गाड़ी भी प्राप्त होती है और अगर मैं एक विशिष्ट परिवेश में अगर देखूं तो एक और हमें स्थल की खोज से एक नर कंकाल प्राप्त होता है, कुछ हड्डियां प्राप्त होती हैं। अगर इस चित्र को हम ध्यान से देखें तो एक चीज़ हम ये पाएंगे कि ये जिस अवस्था में कंकाल प्राप्त हुआ है उसके पास में कुछ बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं। और जब हम इसकी ही समकालीन सभ्यता मिस्र सभ्यता को देखें तो हम ये देख पाएंगे कि मिस्र सभ्यता में जो बने हुए पिरामिड है उस पिरामिड में शवाधान के समय शव के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को भी साथ में रखा जाता था और ऐसा माना जाता था कि शायद मृत्यु के उपरांत भी लोग उन वस्तुओं का प्रयोग कर पाएंगे। हड़प्पा सभ्यता से भी जब हमें ये एक पोजीशन में एक जो शव प्राप्त होता है या कंकाल प्राप्त होता है तो उसके साथ में भी कुछ वस्तुएं यहाँ पर रखी हुई दिखाई देती हैं। कुछ ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज और इनके गहने जो हैं वो भी रखे हुए दिखाई देते हैं। तो इसको भी हम उस सभ्यता से जोड़कर देख सकते हैं और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी लोगों के ये विचार रहे होंगे कि मृत्यु के बाद भी लोग वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार यह शवाधान की एक प्रक्रिया थी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। बच्चों, अब सबसे रोचक प्रश्न कि यह इतनी विकसित सभ्यता जो इतने बड़े क्षेत्रों में फैल चुकी थी, इसका अंत कैसे हुआ होगा? इसके समक्ष में भी जो इतिहासकार हैं वो कहीं ना कहीं विरोधाभास रखते हैं। कुछ इतिहासकारों का मत यह है कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं हुई होंगी जिसकी वजह से यह सभ्यता खत्म हो गई। बाढ़ की स्थिति, नदियों का मुख मुड़ जाना, सूखे की स्थिति, ऐसी कुछ स्थितियां शायद बनी होंगी, तभी यह सभ्यता जो है नष्ट हो गई। वहीं कुछ इतिहासकारों का मत यह भी है कि शायद सत्ता और बिखरती गई और यह सभ्यता धीरे धीरे छोटी बस्तियों का रूप लेती गई। लेकिन सभ्यता के साथ जलने के या ऐसे कोई प्रमाण वहाँ देखने को नहीं मिलते।
पर फिर भी हम यह कहेंगे कि एक प्राचीन सभ्यता और उसका अंत भी हुआ। तो इस प्रकार अगर आज के विषय में मैं ये देखूं तो हम इस सभ्यता का पता कैसे लगा पाए? कुछ पुरानी रखी हुई ईंटों से, कुछ मनकों से और कुछ अस्थियों से। तो बच्चों, आज का हमारा यह सफ़र ईंट, मनके और अस्थियों पर समाप्त होता है। हम इसी गाड़ी में फिर सवार होंगे और आगे की यात्रा को पूरा करेंगे। धन्यवाद।